और आखिर क्या कुछ होने वाला है। जी हाँ, मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने समय निकाला। एम्बेसडर गौरी शंकर सर है, सर बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व राजनयिक हैं, थैंक यू सो मच सर कि आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। विदेशी मामलों की जानकार श्रुतिदास गुप्ता मेरे साथ हैं। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई शो। जमीर अब्बास साहब है, ईरान से लाइव जुड़े हैं। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे सिचुएशन में भी हमारे लिए वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए। अब्बास साहब, सबसे पहला सवाल आपका यही है, आपसे यही करूंगा मैं। अभी जो टैक्टिकल सिचुएशन स्क्रीन पर मैं समझा रहा था, मैप और तमाम तैयारियां अमेरिका की दिखा रहा था, उस लिहाज से अब सीआईए के एक्स ऑफिसर ने अपने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है ओपनली कि अमेरिका भले ये कह रहा है कि डिप्लोमेटिक बातचीत हम करेंगे, अमेरिका भले कह रहा है कि ईरान के साथ अभी तीसरे राउंड की बातचीत होनी है, अमेरिका भले ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका पीठ में छुरा घोंपने वाला मुल्क है। इसने जिस भी आज तक दुनिया में इसने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, और जब भी अमेरिका ने वादा किया उससे पहले इसने रिएक्ट किया ही किया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया अब्बास साहब ईरान से। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को आदाब और नमस्ते। ईरान में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से ही जब भी जंग होती है, जंग के दो रुख होते हैं। एक जंग जो जमीन पर होती है और एक जंग जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। कल स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हमें ताज्जुब है कि हमने इतने असलहे लेके आ गए, इतने वेपन्स लेके आ गए, उसके बावजूद भी ईरान क्यों सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों ईरान अब तस्लीम नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आगाए अरागची ने दो चीज कही। एक, अगर हमसे रिस्पेक्ट से बात करोगे तो हम भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, लेकिन अगर हमें फोर्स की भाषा से बात करोगे तो हम भी फोर्स की भाषा से बात करने को तैयार हैं। मैं आपके तमाम पैनलिस्ट और तमाम व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि ईरान ने इस जंग के लिए अपने आप को 40 साल तैयार किया है। ईरान की तैयारी 10 दिनों की और 10 सालों की नहीं है। ईरान को पता था, क्योंकि वो इंपीरियलिस्ट ताकत है। ईरान के पास दुनिया में सेकंड नंबर पर गैस, फोर्थ नंबर पर ऑयल रिजर्व्स हैं। ईरान के पास मिनरल्स हैं। कभी ना कभी ये मुल्क, क्योंकि स्वतंत्रता की बात करता है, अपने पैरों पे खड़े रहने की बात करता है, तो इस मुल्क पर हमला होगा। ये मुल्क सामने सबमिट नहीं करेगा। तो ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं। 1, 2, 3 हजार मिसाइल्स नहीं है, सिटीज हैं। और ये तो आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि जंग शुरू होने दो, उसके बाद पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं आपके पैनलिस्ट लोगों के सामने कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। अमेरिका को अगर हमला करना होता तो अमेरिका अभी तक हमला कर देता। अमेरिका की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था वो ये था कि हम इतने वेपन्स लाएं ताकि सामने वाला डर जाए और हमारी बात मान ले। देखिए, ट्रंप जब इलेक्शन जीता है तो ट्रंप के इलेक्शन जीतने की एक सबसे बड़ी उसकी प्रॉमिस ये थी कि हम वॉर नहीं करेंगे, हम अमेरिका कोई लॉन्ग टर्म वॉर में नहीं लेके जाएंगे। तो ट्रंप की प्लानिंग ये थी कि हम डराएंगे और ईरान डर जाएगा। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ईरान जो हमारी आइडियोलॉजी है, शियों की आइडियोलॉजी है, इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है। और यही जवाब आयतुल्लाह खामेनी ने अपनी स्पीच में भी दिया था कि इमाम हुसैन ने एक चीज कही थी, मिस्ली ला युबायु मिस्लहू। जब यजीद ने, एक जालिम बादशाह ने उनको सबमिट करने के लिए, जुल्म करने के लिए कहा, तो इमाम हुसैन ने कहा था मुझ जैसा यजीद जैसे कि कभी भी बैत और पैरवी नहीं करेगा। यानी ये जंग हमेशा हक और बातिल के बीच में थी, चाहे वो श्री राम और रावण के बीच में हो, चाहे वो इमाम हुसैन और यजीद के बीच में हो। ये नैतिकता और मॉरलिटी की जंग है। इसमें ईरान कभी भी सबमिट नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर व्यूअर्स को समझ में आ जाना चाहिए। अब्बास साहब, शायद नेटवर्क का इशू वहां पर है। मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं। अब्बास साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। प्लीज कंटिन्यू अब्बास साहब, कंटिन्यू। बस मैं यही कह रहा था कि ईरान जंग के लिए तैयार है। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था कि जो ईरान के फॉर्मर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनको शहीद कर दिया गया, अब्बास फिरदौन अब्बासी नाम है उनका, उन्होंने कहा, बहुत खूब उन्होंने कहा कि ये दुनिया ना सोचे कि ईरान के पास, उनको पिछली जंग में मार दिया गया था, उनका प्रीवियस इंटरव्यू है,
कि वो ये ना सोचे कि ईरान के पास ऐसे वेपन्स नहीं हैं जो इनकी शिप को मिनट्स में जमीन में गर्क कर सकते हैं। ये ईरान के पास कुछ ऐसा है जो इस जंग में दुनिया को चौंका देगा। ये तमाम ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इनको जो चीज लाना है ले आए। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इनको बता देगी कि इस बार जंग के अंदर अमेरिका जलील होकर मिडिल ईस्ट से बाहर जाएगा। चलिए ठीक है अब्बास साहब, पॉइंट टेकन। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल माथुर, जो बातें अब्बास साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज होगा और ईरान को कमज़ोर समझने की जो गलती अमेरिका कर रहा है शायद उसे भुगतना भी पड़ेगा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जो तैयारियां अभी हैं और अभी जिस तरह का नैरेटिव वहाँ से आ रहा है, एक्स CIA ऑफिसर ने भी कहा है कि भाई देखिए जंग तो होगी होगी और अमेरिका शायद मुफीद वक्त का इंतज़ार कर रहा है। तैयारियां तो यही बता रही हैं कि भाई जंग तो होगी और अगर जंग होती है तो अब्बास साहब के मुताबिक अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है। जनरल साहब। जय हिंद अमित। देखिए मैं काफी हद तक अब्बास साहब की बातों से सहमत हूं। मैं क्यों उनसे सहमत हूं? देखिए, एक चीज होती है, एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है कि जो आपने भी दिखाया अपने ग्राफिक्स के द्वारा, ये जो अमेरिका का बिल्डअप है और जिस प्रकार का उन्होंने उन्होंने नेवल और एयरफोर्स का बिल्डअप ईरान के चारों तरफ किया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना जबरदस्त बिल्डअप किया है और उसको वहां से अमेरिका खाली हाथ वापस लौट जाए, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बात अमेरिका के लिए कोई होगी नहीं। अब मैं आपको तीन चार चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो मेन इश्यूज हैं उन मेन इश्यूज पर बातचीत हो रही है, बातचीत होगी, लेकिन दोनों ने एक्सट्रीम जो 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 एंड स्टेट्स को इमेजिन करके रखा हुआ है। ईरान कहता है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम म्यूट भले ही कर लें, बंद नहीं करेंगे। 1 2 मिसाइल प्रोग्राम पे बात ही नहीं करेंगे। 3 जितने जो ये आतंकवादी संगठन है या इनके प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर बातचीत नहीं होगी। 4 हमारी सैंक्शंस के ऊपर आप पहले जी। बातचीत करें, पहले सैंक्शंस को हटाएं। 5 उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से इजराइल की आप वहां पर मदद कर रहे हैं और जो जो इजराइल अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। न केवल ईरान को बल्कि बहुत सारे अरब मुल्कों को वो बात मंजूर नहीं है। बहुत अब इनकी तरफ से क्या हो रहा है कि इन्होंने उनको उनको कहा कि ये कम डाउन ये भी नहीं कर पाएंगे। तो जब दोनों साइड्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रैंप डाउन की कोशिश करेंगे कि आप कुछ ऐसा ऐसा हो जिससे कि आप भी अपने देश में जाकर मुंह दिखलाने के लायक रहें और यहां पर ईरान भी। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि IRGC जो है, जो हम बात रिजीम चेंज की कर रहे हैं और जो अमेरिका बार बार कहता रहता है कि खामनेई को जाना होगा, ये होगा वो होगा, उसके बारे में मैं दो चीजें बताऊंगा और फिर एक चीज और उसके बाद वो जहां तक रिजीम चेंज का सवाल है। देखिए, रिजीम चेंज जो है वो व्यक्ति चेंज से रिजीम चेंज नहीं होता। रिजीम चेंज होता है जब आप उसकी पूरी आइडियोलॉजी को वहां से हटा दें। आप इन एनी केस वहां पर बातचीत होनी शुरू हो गई है कि खमने का कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी उसके बाद होगा कभी ना कभी जाकर के। तो ये बात जो तो मैं बता रहा हूं, तो ये जो उनको सब समझने की जरूरत है अमेरिका को, वो ये है कि उनको अगर रेजिम चेंज करने की कोई सोच रहे हैं तो उनको पूरी आइडियोलॉजी को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी और वो संभव नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूं। एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं, ईरान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और एक दो चीजें और प्लीज जस्ट गिव मी 30 मोर सेकंड्स। और उसके बाद अमेरिका को क्या परेशानी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि उनको परेशानी वहां अपने घर में हो रही है। उनको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से उनके इश्यूज हो गए हैं, किस प्रकार से उनकी खुद की पॉपुलैरिटी वहां पर गिरती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो इस प्रयास में रहेंगे कि यहां पर कोई ऐसा पॉजिटिव संकेत आए ताकि वो अपने मिड टर्म इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें। उनके अपने इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जहां तक सवाल ईरान की सक्षमता का है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और ईरान के पास हथियार हैं ऑलरेडी ऐसे। उसके अलावा इनको सपोर्ट है रूस, चीन और उत्तर कोरिया का। ये नया एक जबरदस्त जुगाड़ उभर करके आया है, नया
ऑर्डर उभर करके आया है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे रूस और चीन डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो लगातार ईरान की मदद करते रहेंगे। अभी खबर आ रही है कि 5,000 शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का सौदा हुआ है रूस और ईरान के बीच में, और किस प्रकार से वो अपनी ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामने कर रहे हैं। एक लास्ट बात मैं अब बस इनके इनके ऊपर कमेंट करना चाहता हूं कि वो ट्रंप हमला नहीं करेंगे। देखिए, ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन आप उनका इतिहास उठा करके देख लें, पिछले 1 वर्ष में 7 देशों पर हमला किया है ट्रंप की एयरफोर्स ने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। और उसमें ईरान भी शामिल है। वो 12 दिन की जो युद्ध था, जो उन्होंने हमला किया था, सोमालिया पे हमला किया है, नाइजीरिया पे हमला किया है, इराक पे हमला किया है, सीरिया पे हमला किया है, ईरान पे हमला किया है, वेनेजुएला पे हमला किया है। तो ये बात मेरे को लगता है कि इसको भी पूरी तरह से इनको मान के नहीं बैठना चाहिए कि ट्रंप हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने पिछली बार भी 10 दिन का समय दिया था, और तीसरे दिन उन्होंने आकर के बम्बार्डमेंट कर दिया था B-52 लेकर के। तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा, मैं आपको अमित, सिर्फ एक थोड़ी फिलोसॉफिकल बात बता रहा हूं। टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम। ईरान और अमेरिका की युद्ध होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका वहां वो नहीं होगा। विश्व की अर्थव्यवस्था हारेगी, विश्व की सुरक्षा व्यवस्था फेयर इनफ हारेगी, सर, पॉइंट टेकन, विश्व की पॉइंट टेकन, जो 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 चीजें वो। पॉइंट टेकन। हाँ, एम्बेसडर साहब, मैं yes. आपके पास आ रहा हूं। आप जो बात पिछले 20 दिन से मुझसे कह रहे हैं, अब्बास साहब भी वही बात कह रहे हैं कि जंग वंग नहीं होने वाली है। अमेरिका जो गीदड़ भपकियां दे रहा है, और अमेरिका को भी इस बात का इम्कान अंदाज़ा है कि ईरान को अगर छेड़ा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने एक बात कही थी एम्बेसडर सर, आपको याद होगा कि पानी भी ईरान का है, हवा भी ईरान की है, आसमान भी ईरान का है। आप वहाँ पर परदेसी हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। एम्बेसडर साहब। अमित जी नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, इस डिबेट पे अपन काफी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, तो मैं 2-3 चीजें फिर बताना चाहूंगा आज। देखिए, अमेरिका की 4-5 मुख्य डिमांड है। हाँ। उनमें सबसे पहला डिमांड तो यही है कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंटेन किया जाए, कि ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सके। तो उसमें एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको और आगे बढ़ाया नहीं जाए और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं लें। तीसरा है इजराइल की सुरक्षा का, क्योंकि ईरान ने हमेशा ये कहा है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है और वो उनकी सुरक्षा को किसी भी रूप में खत्म करेंगे। तो वो एक तीसरा बड़ा मुद्दा है। चौथा जो मुद्दा है वो ये है कि ये हुतीज और हमास और ये जो आतंकवादी संगठन हैं उनको मदद दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये 4 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। 5वां मुद्दा आप कह सकते हैं कि जो ईरान के अंदर है उसमें उनको स्वतंत्रता मिले या नहीं मिले, या जो अभी जो इनकी नीति है बड़े काफी रेस्ट्रिक्टिव कंट्रोल की, वो चलती रहे। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा, जैसे आपने देखा, पहला दौर जो हुआ वो ओमान में हुआ और दूसरा दौर अभी जेनेवा में हुआ, और उसके बाद अपन जैसे चर्चा कर रहे थे कि अभी एक टेक्स्ट बन रहा है। वो टेक्स्ट की जो ड्राफ्ट लाइन्स हैं वो तैयार हो रही हैं, और उस टेक्स्ट के ऊपर अगले 2-3 दिन के अंदर फिर वापस में डिबेट डिस्कशन होगा। अगर उस टेक्स्ट के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो नेचुरली कोई हमला और कोई वार होने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ईरान और किसी चीज पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए अमेरिका ने इतना ज्यादा जमावड़ा वहां पे किया हुआ है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें ईरान की खाड़ी में पहली बार देखे गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आप ये समझिए कि कम से कम 200 फाइटर जेट्स होंगे, उनके साथ बहुत सी फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनके साथ डिस्ट्रॉयर्स हैं। एक बहुत बड़ा बल वहां पे शामिल किया गया है। तो अमेरिका, मेरे को लगता है कि ये जो टेक्स्ट है, अगर इसके ऊपर बेसिक एग्रीमेंट नहीं होता तो अमेरिका कुछ हद तक बल प्रयोग करेगा, और जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स हैं उनके, राइट सर, चाहे वो न्यूक्लियर टारगेट्स हों, चाहे वो मिसाइल टारगेट्स हों,
चाहे वो कुछ इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो और कोई टेक्नोलॉजीज हों, पॉइंट उनके टेकन ऊपर सर। वो टारगेट उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन्होंने एक प्रॉपर मैप बना रखा है और उनके ऊपर एकदम से बहुत जबरदस्त हमला करेगा। और मेरे को नहीं लगता कि ईरान के पास ऐसी क्षमता है कि उसका वो बहुत बड़ा जवाब दे सकेगा, क्योंकि ईरान के पास क्षमता है, मैं मानता हूँ। वो डैमेज भी करेंगे, अमेरिका के बेसिस को डैमेज करेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी कुछ डैमेज करेंगे, लेकिन ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट में उनके जो हमले हैं उनको रोक पाए, क्योंकि अमेरिका की ताकत पूरे संसार को पता है। और ईरान इस समय काफी वीक है। ओके सर। एक तो ईरान के ऊपर बहुत समय से सैंक्शन है, जी। उनके पास पैसा नहीं है। दूसरा, उनके पास टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस हैं। तीसरा, जो चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है वो भी बड़ा लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि पूरा सी तो पूरा ब्लॉकेड है। उस गल्फ की खाड़ी से तो कुछ आ ही नहीं सकता है। उनका ट्रेड बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, तो इनकम के सोर्सेज नहीं है। इंटरनल काफी रेबिलियन है, क्योंकि जो रिप्रेसिव रेजिम है ना, रेजिम की बड़ी रिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं इसकी। अगर मैं ओपनली कह रहा हूँ कि संसार में इतना बड़ा रिप्रेसिव रेजिम और कहीं है नहीं, तो उसकी भी वजह से ईरान के अंदर बहुत विद्रोह है। तो उन सबको देखते हुए अमेरिका काफी हद तक सफल होगा अगर ये युद्ध हुआ तो। लेकिन बेहतर यही है कि युद्ध नहीं हो और एक टेक्स्ट जो है वो एग्रीड टेक्स्ट तैयार हो जाए, क्योंकि युद्ध होगा तो सभी देशों को नुकसान होगा। खाड़ी के देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बाकी सभी देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर फेयर इनफ असर सर। पड़ेगा, फेयर ऑयल की इनफ। प्राइसेस बढ़ेंगी और ऑफ कोर्स काफी लोगों की मृत्यु भी होगी। पॉइंट टेकन सर। Over to श्रुति you, मैम, मैं Abhijit. आपके पास आ रहा हूँ। सर आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई कम टू यू अगेन। श्रुति मैम, जिस तरह की बात अम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि इतने बड़े जमावड़े, इतनी बड़ी तैयारी के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि बिना मुंह दिखाए कि अमेरिका चला जाए वहाँ से, और हो सकता है कि हमला बहुत छोटा हो, बहुत प्रिसाइज हो, जैसे कि पहले B2 बॉम्बर्स करके चले गए थे, कुछ इस टाइप का मामला हो। लेकिन अब्बास साहब जो बात कह रहे हैं वो उस बात में बहुत वजन है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे उसका मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे उसका डिफेंस प्रोग्राम हो, दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं ज़मीन के 100 फीट नीचे। ये कोई नहीं जानता। IAEA से लगातार बातचीत हो रही थी, तमाम लोग इस चक्कर में पड़े थे कम से कम कि न्यूक्लियर असेंबलिंग साइट्स का पता चल जाए, उनका जो